नेट प्रॉफिट के बेसिस पे क्या होता है, नेटवर्थ या फिर टर्नओवर या फिर नेट प्रॉफिट। अगर इनमें से किसी भी कंडीशन में फॉल होता है, अगर उसकी नेटवर्थ कितनी है, 500 करोड़ की है, उसकी नेटवर्थ जो है 500 करोड़ की है पिछले साल, या उसका टर्नओवर जो है 1000 करोड़ का है पिछले साल, या फिर जो उसका नेट प्रॉफिट है 5 करोड़ का है इन द लास्ट प्रीवियस ईयर, इन द इमीडिएटली प्रीवियस ईयर, इमीडिएटली प्रीवियस ईयर, तो आपको सीएसआर के प्रोविजन प्रॉपर्ली क्या करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे। वही बात करके यहाँ पर चलते हैं। हमारे पास है सेक्शन 135 सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेक्शन 135 सब सेक्शन 1 कहता है कि एवरी कंपनी जिसकी नेटवर्थ कितनी है 500 करोड़ की, और जिसका टर्नओवर कितना है 1000 करोड़ का, और जिसका नेट प्रॉफिट कितना है 5 करोड़ का, और वो कितना कब है, ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रोसीडिंग प्रीवियस ईयर्स, प्रोसीडिंग मतलब प्रीवियस लास्ट फाइनेंशियल ईयर, शैल कॉन्स्टिट्यूट वो क्या करेंगे, एक सीएसआर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, सीएसआर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। उस कंपनी के लिए मैंडेटरी है सीएसआर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करना, जिसके अंदर कौन होगा, 3 डायरेक्टर होंगे, कंसिस्टिंग ऑफ 3 और मोर डायरेक्टर, आउट ऑफ विच कमेटी के अंदर कौन कौन होगा, एटलीस्ट कम से कम 3 डायरेक्टर, कम से कम 3 डायरेक्टर, और जिसमें से एक डायरेक्टर जो होगा, एटलीस्ट एक डायरेक्टर कौन होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एक डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा इसके अंदर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइडेड दैट वेयर अ कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मान लो किसी कंपनी के ऊपर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना जरूरी नहीं होता किसी कंपनी को, मान लो, तो उस केस में क्या होगा, इट शैल हैव इन इट्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी 2 और मोर डायरेक्टर। तो उस केस में क्या होगा, मान लो किसी कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है, तो उस केस में आपकी कमेटी के अंदर 2 या 2 से ज्यादा डायरेक्टर होने चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा डायरेक्टर होने चाहिए आपकी कमेटी के अंदर। यहाँ तक डाउट क्लियर सारे, यहाँ तक कोई डाउट किसी तरह का, कि भाई अगर आपकी कंपनी इन क्लास में फॉल करती है, आपने टर्नओवर, नेटवर्थ और प्रॉफिट के बेस पे किसी भी कंडीशन में फॉलो किया, किसी भी कंडीशन में आप फॉल करते हो, तो भाई उस केस में क्या होगा, आपको सीएसआर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। अब 2 सिचुएशन होती है, इफ योर कंपनी हैव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और दूसरी केस नो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो क्या होगा, आपके कम से कम 3 डायरेक्टर होंगे कमेटी के अंदर, और उनमें से एटलीस्ट एक जो होगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। और अगर नहीं है तो फिर आपकी कमेटी में दो या उससे ज्यादा, कम से कम 2 या उससे ज्यादा क्या होंगे, डायरेक्टर होंगे। ये क्लियर, आगे बढ़ते हैं। द बोर्ड रिपोर्ट अंडर सबसेक्शन 3 of section 134 shall disclose the composition of corporate social responsibility। जो ये composition है, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, कि कमेटी के अंदर कौन कौन है, इसके बारे में प्रॉपरली डिस्क्लोजर कहाँ दिया जाएगा, बोर्ड रिपोर्ट के अंदर दिया जाएगा, प्रॉपरली बोर्ड रिपोर्ट के अंदर बताया जाएगा। द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी क्या करेगी, फॉर्मुलेट एंड, उसका काम क्या होगा, उसका काम क्या होगा, सीएसआर कमेटी के काम क्या होंगे, काम क्या करेगी, वो फॉर्मुलेट करेगी,
फॉर्मुलेट करेगी एंड रिकमेंड करेगी बोर्ड को सीएसआर पॉलिसी, सीएसआर पॉलिसी के बारे में बोर्ड को रिकमेंड करेगी, रिकमेंडेशन देंगी, विच इंडिकेट द एक्टिविटी टू बी अंडरटेकन बाय द कंपनी इन द एरिया और सब्जेक्ट स्पेसिफाइड शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 के अंदर बच्चों, कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 7 के अंदर सीएसआर की एक्टिविटीज के बारे में बताया गया है। तो जो सीएसआर कमेटी है वो बोर्ड को बताएगी कि कौन सी एक्टिविटी हम कैरी आउट करेंगे, कौन सी एक्टिविटी हम कैरी करेंगे, किस चीज के लिए, सीएसआर के ऑब्जेक्टिव के लिए, जो कि शेड्यूल 7 में बता रखी है। रिकमेंड द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, वो ये भी बताएंगे कि इस साल हमें कितना सीएसआर के ऊपर एक्सपेंडिचर करना है, वो ये भी रिकमेंड करेंगे सीएसआर एक्सपेंडिचर। और उसके बाद टाइम टू टाइम सीएसआर पॉलिसी जो बनाई हुई है उसको क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे, सीएसआर पॉलिसी को मॉनिटर करेंगे, मॉनिटर। क्लियर है यहाँ तक क्या क्या काम करेगी सीएसआर कमेटी? एनी डाउट बच्चों, क्लियर है? ओके। पॉइंट नंबर 4, द बोर्ड ऑफ एवरी कंपनी रेफर टू इन सबसेक्शन 1 शैल, कि जो होगा बोर्ड होगा कंपनी का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो क्या करेंगे, आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट जो रिकमेंडेशन सीएसआर कमेटी ने दी है, किस चीज के रिगार्डिंग, सीएसआर पॉलिसी के रिगार्डिंग, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग और सीएसआर को मॉनिटर करने के रिगार्डिंग, जो भी ये बताती है, रिकमेंडेशन दी जाती है, आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द रिकमेंडेशन मेड बाय द सीएसआर कमेटी, अप्रूव द सीएसआर policy for the company and disclose such content of such policy in its report। फिर बोर्ड मीटिंग में क्या होगा, बोर्ड मीटिंग में इसको कंसिडर किया जाएगा प्रॉपरली और उसको अप्रूव किया जाएगा सीएसआर पॉलिसी को, और बोर्ड इसको अपनी बोर्ड रिपोर्ट के अंदर भी बता के यहाँ पर चलेगा, बोर्ड रिपोर्ट के अंदर भी बता के यहाँ पर चलेगा। एंड ऑल्सो प्लेस ऑन द कंपनीज वेबसाइट, और सीएसआर पॉलिसी को कंपनी की वेबसाइट पे भी मेंशन किया जाएगा, पब्लिश किया जाएगा, if any in such manner has been prescribed। Ensure that activity are carried out in CSR policy of the company are undertaken by the company। मतलब आपने जो एक्टिविटी बताई है, मतलब मान लो सीएसआर पॉलिसी के अंदर आपने बताया कि भाई हम यहाँ पे कोई, मतलब ये कह लो कि कोई हॉस्पिटल बनवाएंगे, हॉस्पिटल में खर्चा करेंगे, या फिर कोई कॉलेज सीएसआर पर्पस के लिए फ्री में गरीब बच्चों के लिए कॉलेज बनवाएंगे, तो जो आपने अपनी सीएसआर पॉलिसी के अंदर बताया है कि हम ये काम करेंगे, तो आप ध्यान में रखना कि आप वो काम भी करो। ऐसा ना हो कि आप काम कुछ और कर रहे हो, बताया आपने कुछ और है। सीएसआर के बारे में जो आप अपनी सीएसआर पॉलिसी में बताओगे एक्टिविटीज, वही कैरी आउट करेंगे। क्लियर है? पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 पढ़ लेते हैं। The board of every company referred in subsection 1 shall ensure that the company spend in every financial year, मतलब बोर्ड ये भी इंश्योर करेगा कि कंपनी स्पेंड करेगी इन एवरी फाइनेंशियल ईयर कम से कम 2%, एटलीस्ट 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी मेड ड्यूरिंग द 3 immediately preceding year or where company has not completed the period of 3 years since its incorporation during such immediately preceding year in pursuance of corporate social responsibility policy। लो कहता है या कंपनी लो कहता है कि भाई अगर आप सीएसआर के प्रोविजन आपके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, तो आप अपने जो पिछले 3 साल का एवरेज, जो पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज नेट प्रॉफिट है, उसका कितना, एवरेज नेट प्रॉफिट का इसका 2% आप सीएसआर में क्या करोगे, सीएसआर में स्पेंड करोगे, सीएसआर के लिए स्पेंड करोगे। पूरे पिछले 3 साल के एवरेज नेट प्रॉफिट का 2% आप सीएसआर के लिए आप खर्चा करोगे, कंपनी लो ये कहता है।
एटलीस्ट 2%। फिर बोर्ड ये भी चेक करेगा कि कंपनी के, जिस भी कंपनी के ऊपर CSR, जो CSR के अंदर कवर होती है कंपनी, वो क्या करेंगी, प्रॉपरली चेक करेंगी, प्रॉपरली चेक करेंगी इसको। प्रोवाइडेड दैट द कंपनी शैल गिव प्रेफरेंस टू द लोकल एरिया, जहाँ पे कंपनी की कोई फैक्ट्री है, कंपनी का अपना ऑफिस है, वहां के लोकल एरिया में कंपनी प्रेफरेंस देगी। Provided that the company shall give preference to the local area or area around it where it operate for spending the amount embarked for the CSR। CSR यहाँ तक क्लियर है। CSR किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, एप्लीकेबिलिटी का पता चल गया, किन किन कंपनी के ऊपर CSR एप्लीकेबल होता है, एप्लीकेबिलिटी। हाँ, एप्लीकेबिलिटी क्लास ऑफ कंपनी बता रखी है नेटवर्थ के बेसिस पे। अगर इन कंपनी के ऊपर अगर कोई भी कंपनी इस क्लास में फॉल करती है, उसको CSR क्या बनानी है, कमेटी। CSR कमेटी क्या करेगी, CSR पॉलिसी को रिकमेंड करेगी, किसको, बोर्ड को। अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर रिकमेंड करेगी बोर्ड को, और CSR पॉलिसी को टाइम टू टाइम बताएगी। फिर बोर्ड क्या करेगा, बोर्ड मीटिंग के अंदर उसको जो रिकमेंडेशन दी है उसको कंसीडर करेगा और अप्रूव करेगा। तो CSR पॉलिसी को यहाँ पे अप्रूव कर दिया जाएगा। अप्रूव करने के बाद प्रॉपरली क्या होगा, उसको उसको अपनी बोर्ड रिपोर्ट के अंदर भी वो डायरेक्टर जो है डिस्क्लोज करेंगे, और वेबसाइट के ऊपर भी बताया जाएगा। और जो एक्टिविटी है ये भी इंश्योर करेगा बोर्ड कि जो आपने CSR पॉलिसी के अंदर एक्टिविटी बता रखी है आप वही कैरी आउट करोगे। और कम से कम आपको कितना खर्चा करना है, पिछले 3 साल के एवरेज नेट प्रॉफिट का 2% आपको खर्चा करके यहाँ पर चलना है। यहाँ तक क्लियर है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ कंपनी फेल टू स्पेंड सच अमाउंट, अगर कंपनी 2% जो ये अमाउंट बता रखा है ये फेल हो जाती है स्पेंड करने में, द बोर्ड शैल इन इट्स रिपोर्ट मेड अंडर क्लोज ओ ऑफ द सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 134। जो सेक्शन 134 है, वो सेक्शन 134 बात करता है बोर्ड रिपोर्ट के बारे में, बोर्ड रिपोर्ट के बारे में। और इस बोर्ड रिपोर्ट के जो क्लोज है, जो क्लोज है कौन सा, जीरो, सॉरी ओ क्लोज के अंदर आप प्रॉपरली बताओगे, स्पेसिफाई करोगे द रीजन फॉर नॉट स्पेंडिंग द अमाउंट। अब CSR वाले हेड के अंदर प्रॉपरली रीजन बता के चलोगे। अगर कंपनी फेल हो जाती है, जिस भी कंपनी के ऊपर CSR के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं, अगर वो कंपनी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है अमाउंट स्पेंड करने में, तो उसको अपनी बोर्ड रिपोर्ट के अंदर प्रॉपरली रीजन बताना पड़ेगा कि किन रीजन की वजह से वो अमाउंट को स्पेंड नहीं करनी पड़ी। Unless the unspent amount relate to any ongoing project referred to in subsection 6, transfer to such unspent amount to fund। फंड है ये एम्प्लॉई इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, आईईपीएफ में आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा कि भाई जब तक कि आप अनस्पेंड अमाउंट को फंड में ट्रांसफर ना कर दो, तब तक आपको ये प्रॉपरली डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपनी बोर्ड रिपोर्ट के अंदर, विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months ऑफ एवरी एक्सपायरी ऑफ फाइनेंशियल ईयर। कि भाई क्या है कि अगर कोई भी कंपनी फेल हो जाती है टू स्पेंड द अमाउंट कितना, एटलीस्ट 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट, तो बोर्ड क्या करेगा, अपनी बोर्ड रिपोर्ट के अंदर बताएगा, वो बताएगा कि रीजन जो है, क्या रीजन था वो अमाउंट स्पेंड नहीं कर पाया। एंड अनलेस द अनस्पेंड अमाउंट रिलेट टू एनी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट रेफर टू इन सबसेक्शन 6, अगर जो अनस्पेंड अमाउंट है वो किसी ऑनगोइंग CSR प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं है, आपका कोई CSR प्रोजेक्ट नहीं चल रहा और आपका अनस्पेंड अमाउंट है, तो आप अपने अनस्पेंड अमाउंट को 6 महीने के अंदर अंदर 6 months ऑफ द एक्सपायरी ऑफ फाइनेंशियल, आप उसको इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के अंदर ट्रांसफर करोगे, अगर आपका कोई CSR से रिलेटेड प्रोजेक्ट नहीं चल रहा। क्लियर है।
आगे बढ़ते हैं। यहां तक किसी का डाउट बच्चों? कोई डाउट किसी का हो तो बताओ। स्वेच्छा क्लियर है? वेदिका ऑल क्लियर? हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट इफ कंपनी स्पेंड अमाउंट इन एक्सेस ऑफ द रिक्वायरमेंट प्रोवाइडेड अंडर दी सबसेक्शन। मान लो कम, वैसे तो लॉ के अंदर कितना बता रखा है हमें स्पेंड करना है, बताओगे? कंपनीज एक्ट के अंदर हमें कितना स्पेंड करना है? अमाउंट, अमाउंट टू बी स्पेंड। आवाज नहीं आ रही वेदिका, आवाज नहीं आ रही आपकी। 2% ऑफ द ऑफ हाँ कि 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट, एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ 3 प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। इसका मान लो आपने, ये क्लोज कहता है आपको 2% करना था, आपने कर दिया 5%, एक्सेस कर दिया। प्रोवाइडेड दैट इफ कंपनी स्पेंड द अमाउंट इन एक्सेस ऑफ द रिक्वायरमेंट प्रोवाइडेड अंडर दिस सेक्शन, सच कंपनी में सेट ऑफ, ये क्या कर सकती है? सेट ऑफ कर सकती है सच एक्सेस अमाउंट अगेंस्ट द रिक्वायरमेंट टू स्पेंड under this subsection for such number of succeeding financial year and in such manner has been prescribed अंडर द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2022। मतलब क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर कि मान लो आपने 2021-22 के अंदर सीएसआर पे खर्चा कर दिया था 5% का, तो जब 22-23 आएगा, जब 22-23 आएगा तो आप सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो कि भाई मैंने लास्ट ईयर 5% स्पेंड किया था, तो इस बार मैं उसको सेट ऑफ करता हूँ, जो भी मैंने एक्सेस किया था 3% जो एक्सेस किया था वो मैं सेट ऑफ करना चाहता हूँ, तो आप कर सकते हो। समझ आ गई? क्लियर है? आगे आता है पॉइंट नंबर 6, एनी अमाउंट रिमेनिंग अनस्पेंड अंडर सबसेक्शन 5 pursuant to ongoing project fulfilling such condition has been prescribed undertaken by a company in pursuance of the corporate social responsibility shall be transferred by company within a period of 30 days from the end of the financial year to a special account to be opened by the company in that behalf for the financial year in a scheduled bank to be called the unspent corporate social responsibility account, and such amount shall be spent by the company in pursuance of obligation toward the corporate social responsibility policy within a period of 3 financial years from the date of such transfer, failing which the company shall transfer the same to the fund specified in the schedule 7 within a period of 30 days from the date of completion of third financial year। क्या है कि मान लो आपने कोई स्क्रीन शेयर नहीं कर रखी मैंने, कब से नहीं हो रही है? अच्छा क्लियर है? मान लो कि भाई आप आपने कोई सीएसआर पॉलिसी लगाई थी, सीएसआर पॉलिसी के लिए आपने बोला कि हम गरीब बच्चों के लिए एक हॉस्पिटल बनवाएंगे, गरीबों के लिए एक हॉस्पिटल बनवाएंगे, मान लो हॉस्पिटल, तो उस पे जो मान लो खर्चा आएगा, सीएसआर के लिए खर्चा जो आएगा वो 50 करोड़ रुपए का आएगा। ठीक है, आपने सीएसआर पे खर्चा करने के लिए 50 करोड़ रुपया लाया, आपका ये प्रोजेक्ट चल रहा है, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है, अभी तक मान लो 50 में से आपने 25 करोड़ खर्च कर दिया है, 25 करोड़ आपका अनस्पेंड है, अनस्पेंड है, अनस्पेंड है आपका। तो लो कहता है, ये 2020 के अंदर अमेंडमेंट आई थी कि जितना भी आपका अनस्पेंड अमाउंट है ना, जितना भी आपका अनस्पेंड अमाउंट है उसको हर जो कंपनी क्या करेगी, उसको कंपनी
30 दिन के अंदर अंदर, उसको कंपनी 30 दिन के अंदर अंदर 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 30 दिन के अंदर अंदर एक स्पेशल अकाउंट में स्पेशल अकाउंट ओपन करवाएगी। किसके पास? शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक के पास। उसके पास एक स्पेशल अकाउंट ओपन करवाएगी और उसमें वो सारे का सारा अमाउंट ट्रांसफर कर देगी। और इस स्पेशल अकाउंट को क्या बोला जाएगा? अनस्पेंट सीएसआर अमाउंट। अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट। आप अपना अनस्पेंट सीएसआर, ये किससे रिलेटेड है? ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से। जब आपका प्रोजेक्ट क्या है, चल रहा है। मान लो अब हॉस्पिटल बनाते हैं, एक साल में तो नहीं बनता ना हॉस्पिटल, टाइम लगता है ना, 2-2 3-3 4-4 साल लग जाते हैं हॉस्पिटल बनने में। तो भाई जो भी आपका अनस्पेंड अमाउंट है सीएसआर से रिलेटेड, हर साल आप अगर 30, जब भी आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, कोई अनस्पेंड अमाउंट आपका बचा है ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड, उसको एक 30 दिन के अंदर अंदर स्पेशल अकाउंट में आप उसको ट्रांसफर करोगे, अनस्पेंड सीएसआर अमाउंट। और उस जो भी ये अनस्पेंड सीएसआर अमाउंट आपका जो पड़ा है, इसको आप 3 साल के अंदर अंदर, 3 years के अंदर अंदर आप इसको स्पेंड करोगे। जो भी आपका ये बैलेंस अमाउंट पड़ा हुआ है, इसको आप कम 3 साल के अंदर अंदर सीएसआर में स्पेंड करोगे। अगर आपने ये स्पेंड नहीं किया, अगर आपने ये स्पेंड नहीं किया तो ये एक अलग फंड में ट्रांसफर हो जाएगा। और उस फंड का क्या नाम है? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। ये उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। कब? कितने पीरियड के अंदर अंदर? विद इन 30 days फ्रॉम दी एंड ऑफ थर्ड ईयर, थर्ड फाइनेंशियल ईयर। यहां से जब ये खत्म हो जाएगा पीरियड, और 3 साल बाद हमने देखा कि आपने कोई भी पैसा खर्च नहीं किया, तो आप इस पैसे को ट्रांसफर कर दोगे गवर्नमेंट के फंड में, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में। उसमें ट्रांसफर कर दोगे कितने दिनों के अंदर अंदर? 30 दिनों के अंदर अंदर, फ्रॉम द एंड ऑफ थर्ड फाइनेंशियल ईयर, फ्रॉम द एंड ऑफ थर्ड फाइनेंशियल ईयर। क्लियर है? समझ आ गया? ये बात है ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो आप क्या किस तरह से करोगे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का, अगर कोई अनस्पेंड अमाउंट आपके पास है तो। एनी डाउट? हाँ बच्चों, कोई डाउट है किसी तरह का? हाँ हाँ, मैं बताता हूँ। वो जो न्यूली इनकॉर्पोरेटेड वो है, वैसे तो आपको कितने, जो ये बताया गया है कि वो 2% का जो अमाउंट है, वो पिछले 3 सालों के, पिछले 3 years के एवरेज नेट प्रॉफिट का, एवरेज नेट प्रॉफिट का आप क्या लोगे? 2% है ना, 2%, एटलीस्ट 2% होगा। पर मान लो आपको, आपकी कंपनी को बने ही सिर्फ 2 साल हुआ है, तो फिर आप 2 साल के प्रॉफिट का क्या लोगे? 2% लोगे। समझ आ गई? तो ये चीज है। आगे बढ़ते हैं। इफ कंपनी इज इन डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 5, कि मतलब उसने क्या किया है, 2% जो उसको करना था, एक्सपेंडिचर करना था, उसने नहीं किया, उसने डिफॉल्ट कर दिया करने के अंदर। इफ द कंपनी इज इन डिफॉल्ट इज इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 5 और सबसेक्शन 6, ये वाले, द कंपनी शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ twice double of the amount required to be transferred by the company to a fund specified in Schedule 7 or unspent corporate social responsibility account as the case may be, or 1 crore rupees whichever is less, इनमें से जोन सा less होगा। And every officer of the company who is in default shall be liable to
1/10 of the amount required to be transferred by the company to such fund specified in Schedule 7 or unspent corporate social responsibility account as the case may be, or 2 lakh rupees whichever is less। भाई अगर आप ये जो आपको 2% अमाउंट स्पेंड करना था वो, या फिर कोई अनस्पेंड अमाउंट था जो आपको CSR अकाउंट के अंदर या बाद में उसको इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में अगर आपने उसको ट्रांसफर नहीं किया, तो कंपनी के ऊपर डबल अमाउंट उसकी, या तो जो अमाउंट आपको अनस्पेंड अमाउंट था जो आपको ट्रांसफर करना था फंड के अंदर या इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के अंदर, या फिर अनस्पेंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट के अंदर, उसका डबल अमाउंट या 1 करोड़ विच एवर इज लेस, या तो फिर वो पेनल्टी लगेगी कंपनी के ऊपर विच एवर इज लेस। और मैं ऑफिसर की अगर बात करूं तो 1/10 of the amount required to be transferred by the company to fund specified in Schedule 6, और या फिर कितना 2 लाख रुपए विच एवर इज लेस। क्लियर है? ये पेनल्टी कंपनी के ऊपर लग के और वो ऑफिसर के ऊपर लग के यहाँ पर चलेगी। क्लियर यहां तक? एनी डाउट? किसी का कोई डाउट? वेदिका क्लियर है? उसके बाद बात करते हैं, द सेंट्रल गवर्नमेंट में गिव सच जनरल और स्पेशल डायरेक्शन टू द company a class of company has it considered necessary to ensure compliance the provision of this section, and such company or a class of company shall comply with such direction। CSR से रिलेटेड इन सारी कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ डायरेक्शन दे सकती है कंप्लायंस करने के लिए CSR प्रोविजंस को। where the amount to be spent by the company under subsection 5 does not exceed 50 lakh rupees, मतलब जो कंपनी ने CSR का अमाउंट जो खर्चा किया है वो 50 लाख से ज्यादा का नहीं है। The requirement under subsection 1 for constitute CSR committee shall not be applicable, and the function of CSR committee under this section shall in such case be discharged by the board of directors of the company। मतलब CSR कमेटी आपको कब बनानी है? जब आप अमाउंट कितने का एक्सपेंडिचर करोगे, एक्सपेंडिचर आपका कितने कितने का होगा, कम से कम 50 लाख से ज्यादा का। अगर आपका 50 लाख से ज्यादा का एक्सपेंडिचर है तब आपको क्या करनी है? CSR कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी है। अदरवाइज CSR कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने की आपको जरूरत नहीं है, वो सारा काम फिर कौन करेगा? बोर्ड, कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। CSR के प्रोविजन पता चल गए क्या होता है CSR? Any doubt in the provisions of CSR? Just because it's very important, it's important for the exam point of view, it's important for the practical life point of view, it's a very 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 important concept, and definitely इसमें से पेपर में आता है। Understand? इनका किस चीज का बात कर रहे हो? पूरा पेपर का? देखो CSR का अगर आना हुआ तो कम से कम 10 से 15 नंबर का भी आ जाता है। 10 से 15 नंबर का भी CSR वाले पोर्शन में से पूछा जा सकता है। 6 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा CSR में से केस स्टडी बेस पे। तो कुछ भी पूछ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। CSR में से आ सकता है पेपर। आगे बात करते हैं। कंपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी अमेंडमेंट रूल 2021 में CSR पॉलिसी अमेंडमेंट रूल आए थे, और क्या वो कहते हैं वो बात करते हैं। रूल 4 CSR इम्प्लीमेंटेशन। CSR पॉलिसी रूल है, ये 2021 में आए थे। ये क्या कहना चाह रहा है इसका रूल 4 CSR इम्प्लीमेंटेशन? द बोर्ड शैल इंश्योर दैट CSR एक्टिविटी कैरिड आउट बाय द कंपनी इटसेल्फ। कंपनी जो CSR करेगी वो खुद के लिए करेगी, और थ्रू अ कंपनी स्टैब्लिश अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट। जो कंपनी CSR एक्टिविटी करेगी, 2021 के अंदर ये रूल आए थे
इसमें क्या लिखा हुआ था, जो कंपनी जो है वो CSR एक्टिविटी करेगी, वो क्या क्या कर सकती है, या तो वो खुद कर ले एट इट्स ओन इटसेल्फ, या तो खुद CSR का काम कर ले, या फिर क्या करे, या फिर वो क्या करे, और जब खुद करेगी, या तो खुद कर ले या फिर वो क्या कर ले, थ्रू किसी सेक्शन 8 कंपनी के थ्रू। सेक्शन 8 कंपनी कौन सी है बताओगे? हाँ, कि भाई जो CSR का काम है या तो कंपनी खुद कर सकती है, या फिर वो किसी सेक्शन 8 कंपनी या किसी रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट के थ्रू, या फिर किसी सोसाइटी के थ्रू, रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12A ऑफ सेक्शन 80G ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, established by the company either singly or along with any other company, इनके इनके थ्रू भी कर सकती है। और a company established under section 8 of the act or a registered trust or a registered society established by central government, state government or any establishment under the act of parliament, state legislature or a company established under section 8 of the act or registered public trust or registered society registered under section 12A or 80G of income tax act 1961 and having an established track record of at least 3 years in undertaking similar activity। ये क्या कहना चाह रहा है, देखो कि भाई कई बार कंपनी के पास इतना टाइम नहीं होता, या कंपनी के इतना टाइम वो दे नहीं पाती CSR एक्टिविटी में, तो क्या कर सकती है, 2021 के अंदर रूल्स आया था, रूल 4 आया था, उसने कहा था कि भाई देखो, या तो आप खुद से CSR कर लो अपने आप ही, या तो CSR का काम आप खुद से कर लो, या फिर आप अपनी एक क्या बना लो, कोई सेक्शन 8 कंपनी बना लो, कोई रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट या सोसाइटी बना लो, उसके थ्रू कर लो, या फिर गवर्नमेंट ने जो कोई सेक्शन 8 कंपनी या पब्लिक रजिस्टर्ड सोसाइटी या ट्रस्ट इस्टेब्लिश की गई है, या उसके थ्रू कर लो, या फिर किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू या किसी स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू कोई सेक्शन 8 कंपनी, कोई सोसाइटी, कोई ट्रस्ट बनी हुई है, उसके थ्रू कर लो, या किसी भी ऐसी सेक्शन 8 कंपनी या किसी ट्रस्ट या किसी सोसाइटी के थ्रू कर लो जिसका पिछले 3 सालों का एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है CSR एक्टिविटी के अंदर। समझ आ गई? समझ आ गई कि भाई अगर क्या होता है कि कई बार कंपनी के पास इतना टाइम नहीं होता कि भाई वो इतना टाइम CSR एक्टिविटी में डिवोट नहीं कर पाती, तो उसके लिए 2021 के अंदर अमेंडमेंट आई, उसने बोला या तो कंपनी खुद से कर ले CSR में खर्चा, खुद जो CSR का काम है, एक्टिविटीज है, या तो वो खुद से कर ले इटसेल्फ। अगर वो खुद से नहीं कर पा रही तो एक काम करो, या तो अपनी कोई अलग से सेक्शन 8 कंपनी बना दो CSR पर्पस के लिए, या फिर कोई ट्रस्ट बना लो, या फिर कोई सोसाइटी बना लो, CSR पर्पस को कैरी करने के लिए, CSR एक्टिविटी को कैरी करने के लिए खुद से वो बना लो अपनी। जैसे मैं बात बता दूं, रिलायंस इंडस्ट्री है, रिलायंस इंडस्ट्री अपना सारा CSR का काम रिलायंस फाउंडेशन से करती है ना? रिलायंस फाउंडेशन सुना है? ये सेक्शन, जो रिलायंस फाउंडेशन है, ये ट्रस्ट है प्रॉपरली, ये CSR के काम करती है, सारे CSR के काम करते हैं। ऐसे ही टाटा ट्रस्ट है, टाटा की ट्रस्ट है, तो या तो खुद से कर ले, अगर खुद से ये नहीं बनाती तो एक काम कर दो, गवर्नमेंट की भी सेक्शन 8 कंपनी होती हैं, उनकी भी गवर्नमेंट की भी ट्रस्ट होती हैं, गवर्नमेंट की भी सोसाइटीज होती हैं जो CSR के काम करती है, आप उनके थ्रू कर लो, उनसे करवा लो, या फिर कोई स्टेट ऑफ पार्लियामेंट या किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में कोई बनी हुई है, उनसे करा लो, या कोई ऐसी, मान लो किसी ऐसी प्राइवेट सेक्शन 8 कंपनी या ट्रस्ट या सोसाइटी से करा लो
जिसका CSR एक्टिविटी के अंदर पिछले 3 साल का एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, उसने अच्छी CSR में काम किया हुआ है, तो उनके थ्रू आप करवा के यहाँ पर चल सकते हो। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एवरी एंटिटी कवर्ड इन, यहाँ पे सब रूल 1, who intend to undertake CSR activity shall register itself with सेंट्रल गवर्नमेंट। वो पहले क्या करेगी, अपने आप को सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रजिस्टर कराएंगी। कोई भी अगर CSR का काम सेक्शन 1 के अंदर, जो सब रूल 1 है उसके अंदर करना चाहता है, सब रूल 1 है उसके अंदर करना चाहता है, वो कर सकता है, लेकिन करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा। और उसके लिए फिर एक फॉर्म जाता है, फॉर्म का नाम है CSR 1, CSR 1 फॉर्म। उसके लिए एक फॉर्म जाएगा जिसका नाम है CSR 1 फॉर्म। क्लियर है? और ये जो फॉर्म फाइल होगा ये इलेक्ट्रॉनिकली फाइल होता है। IMC की वेबसाइट पे जाके आप CSR 1 फॉर्म फाइल करोगे विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 के बाद। 1 अप्रैल 2021 से आप जो भी कंपनी CSR करना चाहती है या जो भी ट्रस्ट, सोसाइटी, रजिस्टर, सेक्शन सब रूल के 1 के अंदर हमने जो भी जितनी भी पढ़ी, तो उनको CSR 1 फाइल करना पड़ेगा with effect from 1 अप्रैल 2021, provided that the provision of sub rule shall not affect the CSR project या program approved prior to the first day of April 2021 from, भाई जो भी 1 अप्रैल 2021 से पहले की जितने भी CSR प्रोजेक्ट को अप्रूव कर लिया हो चुके हैं, उन पे किसी तरह से इम्पैक्ट नहीं आएगा, इम्पैक्ट नहीं आएगा। पॉइंट नंबर बी, CSR 1 shall be signed and submitted electronically by the entity and shall be verified digitally by the chartered accountant in practice या company secretary in practice या post accountant in practice। कि भाई क्या है, जो CSR 1 है वो इलेक्ट्रॉनिकली फाइल होगा, उसको प्रॉपरली साइंड किया जाएगा, प्रॉपरली वेरीफाई किया जाएगा बाय दी CA, CS, पोस्ट अकाउंटेंट, जो भी कौन है प्रैक्टिस में है, जो भी प्रैक्टिस में है उनके द्वारा। पॉइंट नंबर सी, ऑन द सबमिशन ऑफ CSR 1 ऑन द पोर्टल, कौन से पोर्टल पे, MCA के पोर्टल पे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के पोर्टल पे, ए यूनिक CSR रजिस्ट्रेशन नंबर शैल बी जनरेटेड बाय द सिस्टम ऑटोमेटिकली। तो एक यूनिक CSR नंबर आपको मिलेगा, एक यूनिक CSR नंबर आपको मिलेगा। जैसे ही आप फॉर्म फाइल कर दोगे आपको एक यूनिक CSR नंबर मिलेगा। कंपनी में एंगेज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन for designing, monitoring and evaluation of CSR project or program as per its CSR policy as well as for capacity building of their own personnel for CSR। कि भाई क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर आगे पॉइंट नंबर 3 के अंदर कि कंपनी जो है वो किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के में भी एंगेज हो सकती है, किस चीज के लिए, मॉनिटर करने के लिए, डिजाइन करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए CSR प्रोजेक्ट प्रोग्राम को एज पर द CSR पॉलिसी एज वेल एज फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ देयर ओन पर्सनल ऑफ CSR। वो किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या हो सकती है, एंगेज होकर यहाँ पर चल सकती है। क्लियर है? आगे बढ़े। हाँ, यहाँ तक कोई डाउट किसी का? एनी डाउट? वेदिका, लोबो, नीता, स्वेच्छा, जयंत, ओके। बाकी बच्चे कहाँ हैं यार? स्टेफनी कहाँ है, पठान कहाँ है, कल्पना कहाँ है, बाकी बच्चे कहाँ हैं? वो तो आ ही नहीं रहे। उसके बाद बात करते हैं, द बोर्ड ऑफ द कंपनी शैल सेटिस्फाई, यहां से पढ़ते हैं। हाँ, द बोर्ड ऑफ द कंपनी shall satisfy itself that the funds so disbursed have been utilized for the purpose and manner as approved by it, and the chief financial officer or the person responsible for financial statement shall
सर्टिफाइड टू इफेक्ट दैट, मतलब मान लो जितना भी अमाउंट अप्रूव किया गया था बोर्ड मीटिंग के अंदर, मान लो बोर्ड मीटिंग के अंदर अमाउंट अप्रूव किया गया था कि 5% हम क्या करेंगे, सीएसआर के लिए लगा के चलेंगे। तो बोर्ड ये सेटिस्फाई करेगा कि जितना भी पैसा हमने अप्रूव किया था वो प्रॉपरली क्या हो जाना चाहिए, यूटिलाइज होना चाहिए, सिर्फ सीएसआर पर्पस के लिए। ऐसा ना हो कि आपने निकाला तो वो पैसा सीएसआर के लिए, यूज आप कहीं और कर रहे हो बिजनेस के अंदर, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सीएसआर का पैसा है वो सिर्फ सीएसआर पर्पस के लिए ही यूज होगा, किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज नहीं होगा। और इस चीज के लिए सर्टिफाई कौन करेगा, जो कंपनी का कौन है, सीएफओ है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, या कोई भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, तो वो इसको प्रॉपरली सर्टिफाई करके यहाँ पर बताएगा, डिक्लेरेशन देगा। पॉइंट नंबर 6, इन इन केस ऑफ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, द बोर्ड ऑफ कंपनी शैल मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट with reference to the approved timeline, and year-wise allocation shall be competent to make modification if any for smooth implementation of project within the overall permissible period। अगर कोई ongoing प्रोजेक्ट है, मान लो आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, कंपनी हॉस्पिटल बनवा रही है फ्री, जिसमें ट्रीटमेंट होगा, चैरिटी कर रही है, हॉस्पिटल बनवा रही है कंपनी, हॉस्पिटल बनवा रही है मान लो, और वो चल रहा है प्रोजेक्ट, तो इस केस में क्या होगा, जो बोर्ड है, बोर्ड ऑफ कंपनी, वो मॉनिटर करेगा प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट विद रेफरेंस टू द अप्रूव्ड टाइमलाइन, कि भाई जो उन्होंने बोर्ड मीटिंग के अंदर अप्रूव्ड की थी टाइमलाइन की, इतने इतने टाइम के अंदर हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, और प्रॉपरली उसको ईयर वाइज एलोकेशन किया जाएगा कि फर्स्ट ईयर में जो हम स्ट्रक्चर खड़ा कर देंगे पूरा, सेकेंड ईयर में प्रॉपरली उसकी अच्छे से वो हो जाएगी, सारी की सारी अंदर इंस्टॉलेशन मशीन वगैरह की जो भी है वो सारा हम करवा देंगे। तो जो आपने एक प्लानिंग की थी, जो आपने एक रोड मैप तैयार किया था, टाइमलाइन तैयार किया था, तो बोर्ड चेक करेगा कि क्या वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रही है टाइमलाइन, वो सारी की सारी चीजें हो रही हैं, वो बोर्ड प्रॉपरली चेक करके उसको चलेगा। क्लियर है? एनी डाउट? रूल नंबर कौन सा था ये, रूल नंबर 4 के अंदर कोई डाउट किसी तरह का, किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो he or she can discuss with me। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं रूल 7 की, CSR एक्सपेंडिचर। The board shall ensure that administrative overhead shall not exceed 5% of the total CSR expenditure of the company for the financial year। मतलब आपने, मान लो आपके 50 करोड़ के CSR के लिए आपने प्रॉपरली एक्सपेंडिचर डिसाइड किया था कि हमें 50 करोड़ एक्सपेंडिचर करना है, इसमें से जो एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड होंगे, जो मतलब एडमिनिस्टर करने के ऑफिस के खर्चे, ये जो होंगे, ये 5% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। सीएसआर में जो आप सीएसआर का काम कर रहे हो, सीएसआर का काम करते टाइम कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जब होते हैं, तो वो आपके कितने ज्यादा नहीं होने चाहिए, 5% ऑफ द सीएसआर एक्सपेंडिचर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? मान लो कि भाई आपने खर्चा खर्चा हुआ, मान लो मैं बात करता हूं, आप आपने 50 करोड़ का सीएसआर के लिए अमाउंट डिसाइड किया था कि इतना करेंगे, आपने प्रॉपरली एक ऑफिस बनाया जहां पे सीएसआर का काम होगा, हाँ, वहां के एडमिनिस्टर मतलब ऑफिस का जो खर्चा है, एडमिनिस्टर जो है, ऑफिसर का जो ऑफिस का जो खर्चा है, वो 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए सीएसआर अमाउंट के। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? कोई डाउट हो तो बताओ।
दूसरा पॉइंट, एनी सरप्लस अराइजिंग आउट ऑफ CSR एक्टिविटी shall not form a part of business profit of a company। कि भाई क्या है, कोई भी आपको प्रॉफिट हुआ है CSR एक्टिविटी करने से, CSR का काम आपने किया, आपको कोई प्रॉफिट हुआ मान लो, उसको सरप्लस कहते हैं। अगर आपको कोई पैसा आया तो उसको प्रॉफिट नहीं कहेंगे, बिजनेस का उसको प्रॉफिट नहीं कहेंगे। एंड शैल बी प्लग बैक इनटू द सेम प्रोजेक्ट। और इस जो भी एक्स्ट्रा पैसा सरप्लस आया है इसको दोबारा से CSR के काम में लगा दिया जाएगा, और या इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा अनस्पेंड CSR अमाउंट में एंड स्पेंड इन परसुएंस ऑफ CSR पॉलिसी एंड एनुअल एक्शन प्लान ऑफ द कंपनी, और ट्रांसफर सच surplus amount to fund specified in Schedule 7 within a period of 6 months of expiry of the financial year। भाई क्या है, आप CSR का काम कर रहे थे, मान लो CSR का काम आप कर रहे थे, आपका आपके काम से आपको कोई फायदा हुआ, उस CSR के काम से मान लो खुश होके गवर्नमेंट आपको और पैसा देके चली गई, कि भाई गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करने के लिए कुछ और पैसा देके चली गई कैसी भी वे में, तो उस चीज का जो सरप्लस पैसा आपके पास है उसको आप बिजनेस पर्पस के लिए यूज नहीं करोगे, आप बिजनेस का प्रॉफिट उसको मान के नहीं चलोगे, उसको आप दोबारा से CSR के काम में लगाओगे, या फिर उसको अनस्पेंड CSR अमाउंट में ट्रांसफर कर दोगे, और या फिर उसको बाद में उसको क्या करोगे, ट्रांसफर कर दोगे इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में, और विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ ऑफ द एक्सपायरी ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जैसे ही आपका साल खत्म होगा उसके 6 महीने के अंदर अंदर आप उसको क्या कर दोगे, ट्रांसफर कर दोगे इसमें फंड के अंदर, CSR फंड के अंदर। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3, where companies spend amount in excess of the requirement provided in subsection 5 of subsection 5 of section 135, such excess amount may be set off। ये हमने पढ़ा, सेट ऑफ कर दिया जाएगा against the requirement to spend under section 135 up to the immediate succeeding 3 financial years, subject to the condition that the excess amount available for set off shall not include the surplus arising out of CSR activity, if any, in pursuance of sub-rule 2 of this rule, the board of director of the company shall pass a resolution to take effect। मान लो आपको 2% करना था, आपने 10% कर दिया, तो ये सेट ऑफ कर सकते हो आप आने वाले 3 फाइनेंशियल ईयर के अंदर सेट ऑफ कर सकते हो। लेकिन इस सेट ऑफ के अंदर किसी भी तरह से कोई जो सरप्लस अमाउंट है वो नहीं होना चाहिए, जो आपने CSR से कोई सरप्लस अमाउंट अराइज किया है वो नहीं होना चाहिए। मान लो आपके पास जो था CSR का एक्सपेंडिचर आपने एक साल में 10% कर दिया, तो आने वाले 3 साल 2%, 2%, 2%, 3 साल तक आप चाहो तो कोई CSR का खर्चा ना भी करो। अब ये कह सकते हो कि मैंने पिछले साल में 10% किया था तो मैं वो अपना सेट ऑफ कर रहा हूँ, वो मैं अपना क्या कर रहा हूँ, सेट ऑफ कर रहा हूँ। समझ आ गई, 3 साल तक आप सेट ऑफ कर सकते हो। समझ आ गई, हाँ बच्चों समझ आई, या कोई डाउट है किसी तरह का बताओ मुझे। चलो, हाँ जी, हाँ हाँ बोलो, नवनीता कुछ पूछ रही थी। अच्छा, ओके, तुम्हारा ना 2 बार सर आता है ना बोल दो, मगर लगा कुछ, तुम जब सर बोलते हो ना 2 बार, तो मुझे लगता है कुछ पूछ रहे हो तुम। ओके, द CSR amount may be spent by the company for a creation or acquisition of capital asset which shall be held by a company established under section 8 of the act या registered public trust या registered society having charitable object and CSR registration number under sub rule 2 of rule 4, या फिर beneficiary of said CSR project in form of self help group, collective entity या public authority, provided that capital asset created by a company prior to the commencement of company corporate social responsibility policy amendment rule 2021 shall
within a period of 180 days from the commencement of commencement of from the commencement comply with the requirement of this rule may be extended for a further period not more than 90 days with the approval of board on a reasonable justification। ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर कि कोई भी CSR अमाउंट स्पेंड किया है कंपनी ने किस चीज के लिए, क्रिएशन करने के लिए या एक्वायर करने के लिए किसी कैपिटल एसेट को, जो कि उसने किसको दी है, किसी सेक्शन 8 कंपनी को दी है, किसी रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट को या किसी रजिस्टर्ड सोसाइटी को दी है जिसका कोई चैरिटेबल ऑब्जेक्ट है। कंपनी ने, मान लो कंपनी ने कोई ऐसी कैपिटल एसेट थी, कैपिटल एसेट का मतलब मैं अगर मैं बताऊं, कंपनी ने अपनी कोई लैंड दी, लैंड डोनेट कर दी, हाँ, या फिर कंपनी ने अमाउंट एक्सपेंडिचर किया, कोई जमीन खरीद के वहां पे किसी सेक्शन 8 कंपनी को दे दी या ट्रस्ट को दे दी कि यहाँ पे कोई आश्रम बनेगा, बुजुर्गों के लिए आश्रम बनेगा, कोई अनाथालय बनेगा, उस चीज के लिए आपने कोई कैपिटल एसेट में कोई परचेज करके इनको दे दी, या तो वो हैविंग चैरिटेबल ऑब्जेक्ट या CSR रजिस्ट्रेशन नंबर, जिन सेक्शन 8 कंपनी का या जिन रजिस्टर्ड सोसाइटी का चैरिटेबल ऑब्जेक्ट है या CSR रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपने उनको ये एसेट दे दी या फिर किसी बेनिफिशियरी को दे दी ऑफ CSR प्रोजेक्ट के इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, कलेक्टिव एंटिटी, या फिर आपने किसी पब्लिक अथॉरिटी को आपने अमाउंट उनको क्या किया, कोई कैपिटल एसेट परचेज करके दे दी। Provided that any capital asset created by a company prior to the commencement of Company Corporate Social Responsibility Amendment Rule 2021 shall within a period of 180 days from the commencement comply with the requirement of this rule। तो फिर वो जिसने भी मतलब क्या किया है, CSR अमाउंट का, कोई भी कैपिटल एसेट का वो किया है, खर्चा किया है, तो वो CSR के प्रॉपरली रूल्स को कंप्लाई करेगा, CSR के प्रॉपरली रूल्स को कंप्लाई करेगा। या कोई पुरानी कंपनी थी जो कमेंसमेंट होने से पहले का कोई खर्चा हुआ था, तो वो 180 दिन के अंदर अंदर कंपनी क्या करेगी, प्रॉपरली CSR के रूल्स को फॉलो करेगी, विच में बी एक्सटेंडेड बाय अ फर्दर पीरियड ऑफ, जिसको एक्सटेंड किया जा सकता है फर्दर पीरियड ऑफ 90 डेज। मान लो आपकी कोई कंपनी थी, आपने क्या किया, आपका कोई बिजनेस था, मान लो कोई कंपनी आपकी है, आपने CSR के लिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए मान लो कोई लैंड परचेज करके उसे किसी ट्रस्ट को दे दिया या सोसाइटी को दे दिया या फिर किसी सेक्शन 8 कंपनी को दे दिया, और किस पर्पस के लिए दिया, CSR पर्पस के लिए दिया, या गवर्नमेंट को दे दिया CSR पर्पस के लिए, या तो वो फिर जो ये दोगे ना, आप जो ये CSR का अमाउंट करोगे, ये प्रॉपरली जो आप ये अमाउंट स्पेंड कर रहे हो, ये हैज पर रूल करोगे, हैज पर रूल, CSR रूल, प्रॉपर जो CSR के रूल्स हैं उनको फॉलो करके करोगे। और अगर आपने ये 2021 के जो रूल्स आने से पहले अगर किसी ने खर्चा किया है, तो 180 दिन के अंदर अंदर जब ये रूल आए, उसके 180 डेज के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, इन रूल्स को कंप्लाई करना पड़ेगा, जो कि 180 दिन फर्दर एक्सटेंड हो सकता है, कितना, 90 डेज तक का। समझ आ गई, क्लियर है? हाँ जी बच्चों, क्लियर? वेदिका क्लियर है? ओके, स्वेच्छा समझ आ रही है? ओके, एंड जयंत भाई? कोई डाउट तो नहीं है किसी तरह का?
मैंने कराने को मैं लास्ट क्लास में भी आपसे करा सकता था, मैंने तभी इसकी एक क्लास अलग से सीएसआर की ली, क्योंकि जो सीएसआर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल 8 की बात करते हैं, सीएसआर की रिपोर्टिंग की। द बोर्ड The board is report. Board report of the company covered under these rules pertaining to financial year shall include annual report on CSR. जो बोर्ड रिपोर्ट होगी, बोर्ड रिपोर्ट के अंदर एक एनुअल रिपोर्ट होगी, किसकी? सीएसआर की। सीएसआर की, जिसके अंदर क्या क्या लिखा होगा, कुछ पर्टिकुलर्स होंगे जो एनेक्शर 1 में बता रखे हैं और एनेक्शर 2 में बता रखे हैं। प्रॉपरली कितना सीएसआर की, क्या पॉलिसी थी सीएसआर की, कहाँ क्या एक्टिविटी थी सीएसआर की, कितना अमाउंट स्पेंड किया, कितना अनस्पेंड अमाउंट है, रीजन क्या था कि भाई आप अमाउंट स्पेंड नहीं कर पाए हो, प्रॉपरली आप अपनी एनुअल रिपोर्ट ऑफ सीएसआर के अंदर बता के यहाँ पर चलोगे। अगर मैं फॉरेन कंपनी की बात करूं, इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी द बैलेंस शीट filled under clause B of subsection 1 of section 381 of the act। सेक्शन 381 बात करता है फॉरेन कंपनी के बारे में, तो उसकी बैलेंस शीट जो है वो प्रॉपरली बता के चलेगी एनुअल रिपोर्ट ऑन सीएसआर। बैलेंस शीट प्रॉपरली सीएसआर के एनुअल रिपोर्ट देके यहाँ पर चलेगी। एवरी कंपनी हैविंग एवरेज सीएसआर ऑब्लिगेशन ऑफ 10 करोड़ और मोर, भाई जिसकी सीएसआर ऑब्लिगेशन जो है वो एवरेज जो है 10 करोड़ की है या उससे ज्यादा की है, और मोर इन परसुएंस ऑफ सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 135 ऑफ द एक्ट इन द 3 immediately preceding financial year shall undertake impact assessment through a independent agency। भाई जिन कंपनी का एवरेज सीएसआर एक्सपेंडिचर जो है करने की ओब्लिगेशन जो है, सी मतलब पिछले एवरेज, जिन कंपनी का जो सीएसआर का खर्चा करने की जो ओब्लिगेशन है वो 10 करोड़ या उससे ज्यादा की है इन द इमीडिएटली प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, 3 प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो उस केस में वो क्या करवाएंगे? इम्पैक्ट असेसमेंट करवाएंगे। वो इम्पैक्ट असेसमेंट कराएंगे किससे? किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से ऑफ सीएसआर प्रोजेक्ट। जो सीएसआर प्रोजेक्ट के अंदर असेसमेंट करती है उससे प्रॉपरली इम्पैक्ट असेसमेंट कराएंगे ऑफ देयर सीएसआर प्रोजेक्ट having outlay of 1 crore or more and which have been completed not less than 1 year before undertaking the impact study। The impact assessment report shall be placed before the board and shall be attached to the annexed annual report on CSR। Company undertake impact assessment may book the expenditure toward corporate social responsibility for that financial year, which shall not exceed 5% of total CSR expenditure for that financial year or 50 lakh rupees whichever is less। आप इसमें सीधा सीधा ये भी लिख सकते हो इम्पैक्ट असेसमेंट आपको करवानी पड़ेगी, दैट्स इट। अगर आप इसमें कंफ्यूजन हो रहे हो तो आप सीधा ये भी लिख सकते हो कि कंपनी को इम्पैक्ट असेसमेंट करवानी पड़ेगी। क्लियर है? हाँ जी बच्चों, क्लियर है? यहाँ तक किसी का कोई डाउट किसी तरह का? किसी तरह का कोई किसी प्रकार से डाउट हो तो बता सकता है। If you have any doubt, you can ask, sir, I have this type of doubt. Please resolve my query। Any doubt? आगे बढ़ सकते हैं हम? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात करता है उसके बाद बात करते हैं एक्टिविटी नॉट अमाउंटिंग टू सीएसआर। कौन कौन से काम होंगे जो सीएसआर में काउंट नहीं होंगे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में काउंट नहीं होंगे? सीएसआर प्रोजेक्ट और प्रोग्राम और एक्टिविटी आउटसाइड इंडिया। अगर आप कोई सीएसआर से काम आउटसाइड इंडिया में कर रहे हो तो वो सीएसआर में काउंट नहीं होगा। सीएसआर प्रोजेक्ट प्रोग्राम और एक्टिविटी दैट बेनिफिट ओनली टू एम्प्लॉई ऑफ द
कंपनी एंड देयर फैमिली। अगर आपको आप कंपनी अपने एम्प्लॉय और उनकी फैमिली के लिए ही कोई सीएसआर से रिलेटेड खर्चा कर रही है तो वो भी सीएसआर में काउंट नहीं होगा। कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी अमाउंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूट कर रहे हो पैसा, वो भी सीएसआर में नहीं जाएगा। एनी अमाउंट एनी एक्टिविटी अंडरटेकिंग इन परसुएंस ऑफ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, कि भाई जो कंपनी काम कर रही है वो एक उसका तो नॉर्मल काम है, वो बिजनेस का काम है, तो वो भी सीएसआर में काउंट नहीं होगा, वो भी सीएसआर में काउंट नहीं होगा। तो ये अगर काम कंपनी कर रही है तो हम नहीं कहेंगे कि वो सीएसआर, उनको नहीं मानेंगे, वो सीएसआर में काउंट नहीं होंगे। डिस्प्ले ऑफ सीएसआर पॉलिसी ऑन द वेबसाइट एज पर रूल 9 कंपनी as per rule 9 of the company corporate social responsibility policy rule 2014 and rule 6 of the company account rule 2014, the CSR policy and its content shall be displayed on the website। कंपनी की वेबसाइट पे कंपनी बताएगी प्रॉपरली, अगर कंपनी की वेबसाइट है तो उस पे प्रॉपरली कंपनी सीएसआर पॉलिसी को पब्लिश करेगी as per the particular specified in the annexure of the company ऑफ सीएसआर पॉलिसी रूल 2014, कि भाई अगर आपकी कोई सीएसआर पॉलिसी है तो आप उसको कंपनी की वेबसाइट के ऊपर, आपकी अपनी वेबसाइट के ऊपर बता के पब्लिश करके आप पर चलोगे। क्लियर है? पेनल्टी क्या लगेगी अगर आप सीएसआर के अंदर मान लो आपने कोई फॉलो नहीं किया तो आपके ऊपर पेनल्टी क्या लगेगी। कंसेप्ट ऑफ सीएसआर इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंप्लाई एंड एक्सप्लेन, भाई जो सीएसआर के प्रोविजंस हैं वो आपको फॉलो भी करने पड़ेंगे और एक्सप्लेन भी करने पड़ेंगे, बताने भी पड़ेंगे। सेक्शन 135 ऑफ द एक्ट डज नॉट ले डाउन एनी पेनल प्रोविजन इन केस ऑफ कंपनी फेल टू स्पेंड द डिजायर अमाउंट। सेकंड proviso to subsection 5 of section 135 provide that if company fail to spend such amount, the board in its report specify the reason for not spending the amount. In case it does not disclose the reason for not spending in the board report, the company shall be punishable with fine। मिनिमम फाइन जो है 50,000 रुपीज एंड मैक्सिमम फाइन जो है 25 लाख रुपीज। ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट वो क्या होंगे, उनके ऊपर भी फाइन लगेगा। इम्प्रिजनमेंट होगी उनकी फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 साल की। 3 साल की ऑफिसर के ऊपर क्या हो सकती है, जेल हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। और फाइन कितना लग सकता है, 50,000 रुपये। और मैक्सिमम फाइन कितना लग सकता है, 5 लाख रुपए, विच एवर इज बोथ विद बोथ। तो उसमें क्या हो सकता है कि अगर आप कोई सीएसआर का प्रोविजन फॉलो नहीं करते, तो अगर आपने कोई खर्चा नहीं किया तो बोर्ड को बताना पड़ेगा अपनी रिपोर्ट के अंदर कि आपने खर्चा क्यों नहीं किया, क्या रीजन था। अगर बोर्ड ने रीजन नहीं बताया बोर्ड रिपोर्ट के अंदर, तो फिर कंपनी के ऊपर क्या होगा, 50,000 की मिनिमम पेनल्टी और मैक्सिमम पेनल्टी जो लगेगी 25 लाख की लगेगी। और जो भी कंपनी के ऑफिसर इन डिफॉल्ट होंगे उनके ऊपर क्या होगा, उनके ऊपर भी पुनिशमेंट लगेगी। और पुनिशमेंट क्या होगी, इम्प्रिजनमेंट होगी उनकी 3 साल की। और उनके ऊपर फाइन भी लग सकता है, कितना, मिनिमम फाइन लग सकता है 50,000 और मैक्सिमम फाइन लग सकता है 5 लाख रुपए का। और दोनों भी लग के यहाँ पर चल सकते हैं। क्लियर है? कोई डाउट किसी प्रकार का, कोई किसी तरह से कोई डाउट हो तो बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जस्ट वन सेकेंड। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, तो इसको आप काट सकते हो, ये आप काट सकते हो। कंपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेंडमेंट 2016 के अंदर अमेंडमेंट आई थी, क्या थी, द बोर्ड ऑफ कंपनी में डिसाइड टू अंडरटेक सीएसआर एक्टिविटी अप्रूव्ड बाय द सीएसआर कमेटी थ्रू अ कंपनी एस्टैब्लिश अंडर सेक्शन 8 of the act or registered trust or registered society established by the company either singly or along with any other company। या तो वो खुद से क्या कर सकती है कि जो कंपनी है सीएसआर एक्टिविटी
जो अप्रूव की है CSR कमेटी ने, वो कैरी कर सकती है, अंडरटेक कर सकती है किसके थ्रू, या तो वो किसी सेक्शन 8 कंपनी के या फिर किसी रजिस्टर्ड ट्रस्ट को या किसी रजिस्टर्ड सोसाइटी को इस्टेब्लिश करके, या तो वो खुद से इस्टेब्लिश कर ले या किसी दूसरी कंपनी के साथ मिलकर इस्टेब्लिश करे, उनके थ्रू वो क्या कर सकती है, CSR कर सकती है। या फिर वो CSR कर सकती है थ्रू किसी सेक्शन 8 कंपनी या रजिस्टर्ड ट्रस्ट या सोसाइटी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या की है, या किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में क्या हुई है, इस्टेब्लिश हुई है गवर्नमेंट की। provided that if board of the company decide to undertake CSR activity through company established under section 8 या registered trust या society other than those specified in sub rule, such company or trust or society shall have established track record of 3 year in undertaking similar program और project। कि भाई इनसे अलग, ये जो दो बता रखी हैं, इनसे अलग आप किसी दूसरी सेक्शन 8 कंपनी या ट्रस्ट या सोसाइटी के थ्रू आप क्या कर रहे हो, CSR करना चाहते हो, तो फिर उस ट्रस्ट, सोसाइटी, उस कंपनी का, सेक्शन 8 कंपनी का पिछले 3 सालों का 3 इयर्स का क्या होना चाहिए, एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए CSR के अंदर। एक अच्छा क्या होना चाहिए, ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए CSR के अंदर। क्लियर है, समझ आ गई? एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड CSR के अंदर होना चाहिए। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट यहां तक किसी बच्चे का, किसी प्रकार से कोई? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है बच्चों ऊपर बेस, जो हमने ऊपर पढ़े थे उन्हीं के ऊपर बेस ये क्वेश्चन है, इनको पढ़ लेना आप एक बार। जो हम प्रोविजन पढ़ के आए हैं उन्हीं के बेस्ड पे ये आगे क्या बने हुए हैं, क्वेश्चन बने हुए हैं। तो ये क्वेश्चन आप बहुत जरूर पढ़ना, क्योंकि हो सकता है इन्हीं में से क्वेश्चन कोई आ जाए। CSR के लिए कुछ स्पेशल पॉइंट बता रखे हैं। क्या स्पेशल पॉइंट है CSR के लिए? इफ द हॉस्पिटल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी ऑफ कंपनी दे वुड नॉट बी कंसिडर एज CSR। मतलब कोई कंपनी है जो हॉस्पिटल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने का बिजनेस करती है, तो फिर अगर उसका वो बिजनेस है, अगर वो हॉस्पिटल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को बनाने में खर्चा कर रही है, तो वो CSR कंसीडर नहीं किया जाएगा, उसको किसी दूसरी चीज में खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है ना? मान मान लो अब रिलायंस है, रिलायंस अगर हॉस्पिटल बनवाए या क्या करे, स्कूल बनवाए, तो वो CSR में काउंट होगा। लेकिन दूसरी कोई कंपनी है जिसका काम ही यही है, जिसका बिजनेस ही यही है, तो फिर वो CSR में काउंट नहीं होगा, क्योंकि वो काम जो कर रही है वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कर रही है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ये चीजें कर रही है। क्लियर है? पॉइंट नंबर 2, रूल 3 सब रूल 1 ऑफ द CSR पॉलिसी रूल 2014 provide that every company including its holding subsidiary which fulfill the criteria shall comply with the provision of section 135। the criteria need to be fulfilled by individual company। भाई क्या है, रूल 3 कह रहा है कि कंपनी CSR पॉलिसी रूल प्रोवाइड दैट एवरी कंपनी, हर एक कंपनी को, इंक्लूडिंग होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, विच फुलफिल द क्राइटेरिया, जो क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है, कौन सा, कि भाई नेटवर्थ उसकी 500 करोड़ से ज्यादा है या उसका टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा है, वो सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, CSR के प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा, सेक्शन 135 को फॉलो करना पड़ेगा। और जो ये क्राइटेरिया बता रखा है वो नीड टू बी फुलफिल बाय द इंडिविजुअल कंपनी, इंडिविजुअली होल्डिंग को अलग से क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा और सब्सिडरी को अलग से फुलफिल करना पड़ेगा, उनको अलग अलग करना पड़ेगा। ये नहीं है कि भाई ये इसकी सब्सिडरी कंपनी है तो होल्डिंग ने अगर कंप्लाइंस कर दिया तो सब्सिडरी को नहीं करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। सब्सिडरी को अपना अलग से करना पड़ेगा और होल्डिंग को अपना अलग से करना पड़ेगा। क्लियर है, समझ आ गई? सेक्शन 8, सेक्शन 8 कंपनी, फॉरेन कंपनी हैविंग इट इज ब्रांच ऑफिस और प्रोजेक्ट ऑफिस इन इंडिया एंड प्राइवेट कंपनी आर रिक्वायर्ड टू फॉलो CSR प्रोविजन। भाई कोई भी सेक्शन 8 कंपनी है या कोई भी फॉरेन कंपनी है जिसकी ब्रांच जो है कहाँ पे है,
या कोई प्रोजेक्ट जो है इंडिया में है, तो उनके लिए भी जरूरी है कि वो क्या करेंगी, CSR के प्रोविजन को फॉलो करेंगी। और लास्ट है द फाइनेंस एक्ट 2014 प्रोवाइड दैट अमाउंट स्पेंड बाय अ कंपनी टुवर्ड CSR कैन नॉट बी क्लेम एज बिजनेस एक्सपेंडिचर। आप उसको बिजनेस का एक्सपेंडिचर मान के नहीं चलोगे, बिजनेस का एक्सपेंडिचर मान के नहीं चलोगे। आगे बढ़ते हैं। इन सेक्शन 135 रिलेटिंग टू CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एप्लीकेबल टू वन इज OPC, कि क्या है कि जो ये सेक्शन 135 है जो CSR से रिलेटेड है, कि क्या ये OPC पे 1% कंपनी पे एप्लीकेबल होता है। तो ये कहता है कि भाई सेक्शन 135 हर एक कंपनी पे, एवरी कंपनी पे, चाहे वो कोई सी भी कंपनी हो, सब पे एप्लीकेबल होगा अगर उसका जो नेटवर्थ है 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, टर्नओवर उसका जो 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है, या नेटवर्थ जो है 5 करोड़ या उससे ज्यादा है। एनी थ्री प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, एनी थ्री प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले 3 साल के फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर वो ज्यादा है। OPC लूज इफ, यहाँ पे लिखा हुआ है एन OPC लूज कर जाएगी इफ इट इज स्टेटस इफ पेड अप कैपिटल एक्सीड 50 लाख एंड एवरेज टर्नओवर इज मोर देन 2 करोड़ इन द 3 immediately preceding consecutive year. In view of this, it is unlikely that an OPC would meet the criteria specified under section 135। मतलब वो ये कह के चल रहा है कि भाई अगर किसी OPC का जो पेड अप कैपिटल है 50 लाख से ऊपर हो जाए, या वो क्या हो जाए, उसका 2 करोड़ से ऊपर उसका टर्नओवर हो जाए, तो फिर वो OPC नहीं रहेगी, उसका स्टेटस बदल के वो प्राइवेट कंपनी में आ जाएगी, उसका स्टेटस चेंज हो जाएगा। फिर 1% कंपनी को अपने आप को किसमें कन्वर्ट कराना पड़ेगा, प्रॉपर प्राइवेट कंपनी के अंदर। प्रॉपर होती तो ये भी प्राइवेट कंपनी है, लेकिन ये क्या होती है, 1% होती है, एक ही मेंबर होता है। इसको प्रॉपरली कन्वर्ट कराना पड़ेगा अपने आप को पब्लिक प्राइवेट कंपनी के अंदर। क्लियर है, एक नॉर्मल प्राइवेट कंपनी के अंदर। आगे आते हैं सेक्शन 138 इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट किस किस कंपनी पे एप्लीकेबल होती है। पहले तो एवरी लिस्टेड कंपनी, एवरी लिस्टेड कंपनी, एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 50 करोड़ और मोर है, या फिर जिसका टर्नओवर है वो 200 करोड़ और मोर है, या फिर जिसका लोन या आउटस्टैंडिंग बोरिंग है वो कितना है, 100 करोड़ और मोर है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, या फिर आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट जिसकी 25 करोड़ या मोर है पिछले इमीडिएटली प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, पेड अप कैपिटल 50 करोड़, या फिर टर्नओवर जिसका है वो 200 करोड़, या फिर जिसका आउटस्टैंडिंग लोन बोरिंग है वो 100 करोड़, और या जिसका डिपॉजिट है वो 25 करोड़ या उससे ज्यादा है। ठीक है ना, तो फिर आपको इंटरनल ऑडिट करवानी पड़ेगी पब्लिक कंपनी की, एवरी लिस्टेड कंपनी, एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जो इस क्लास में फॉल करती है, और एवरी प्राइवेट कंपनी जिसका टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ज्यादा है, या जिसका आउटस्टैंडिंग लोन बोरिंग फ्रॉम बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 100 करोड़ या उससे ज्यादा है। तो फिर उसको क्या करानी पड़ेगी, इंटरनल ऑडिट करानी पड़ेगी। और कौन करेगा इंटरनल ऑडिट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, या फिर सच प्रोफेशनल हैज मे बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड टू कंडक्ट इंटरनल ऑडिट ऑफ द function and activity of the company. Special note: an existing company covered under any of the above criteria shall comply within the requirement of section 138 and this rule within 6 months of commencement of this section। ये मतलब क्या है कि भाई कोई भी पुरानी कंपनी है जो इस सेक्शन के आने से पहले बनी थी, तो उनको 6 महीने के अंदर अंदर ये सेक्शन जो है 138 फॉलो करना पड़ेगा जब ये सेक्शन
कमेंस हुआ उसके 6 महीने के अंदर अंदर इसको करना पड़ेगा। इंटरनल ऑडिटर मे और मे नॉट बी द एम्प्लॉय ऑफ कंपनी। जो इंटरनल ऑडिटर है वो कंपनी का एम्प्लॉय हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपको इंटरनल ऑडिट करवानी पड़ेगी। क्लियर है यहां तक बच्चों? यहाँ पे आपका चैप्टर ये खत्म होता है, अकाउंट्स ऑफ कंपनी आपका यहाँ पे फिनिश होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम ऑडिटर वाला चैप्टर करेंगे। कंपनी लॉ का आपका ये अकाउंट वाला चैप्टर खत्म होता है। पढ़ना। आप बच्चों का कोई भी डाउट हो इसमें आप बता सकते हो। अभी भी सर मुझे ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया, मुझे बताओ। आपका किसी भी तरह से कोई डाउट हो तो बता सकते हो, अदरवाइज हमारा चैप्टर ये फिनिश हो चुका है। जैसे भी आपको ठीक लगे बताओ। कोई डाउट है? यस बच्चों। ओके। वेदिका। वेदिका, इज एम ऑडिबल?